सो हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द क्लास। एंड हम लोग कर रहे थे लॉ। ठीक है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड नेचर ऑफ आई मीन प्रिलिमिनरी चैप्टर, वी हैव कंप्लीटेड मेंबरशिप यूनिट, वी हैव कंप्लीटेड डिविडेंड, राइट? तो वी आर मूविंग ऑन टू फोर्थ चैप्टर। एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं। सेक्शन नंबर बता मुझे अनपेड का। अनपेड का सेक्शन नंबर कौन सा है? अनपेड का सेक्शन नंबर इज 124। आईपीएफ सेक्शन नंबर, आईपीएफ सेक्शन नंबर 125। Okay, can you tell me which resolution do we require for interim dividend? Which resolution do we require for interim dividend? We require board resolution. ठीक है, we require board resolution. Perfect. Now when we talk about membership, can a minor be a member in a company? Can a minor be a member in a company? Minor can be a member. स्मॉल कंपनी की जो कंडीशन है वो एंड है कि और है? स्मॉल कंपनी की जो कंडीशन है बाबू वो एंड है कि और है? एंड है। कैन अ पब्लिक कंपनी बी अ स्मॉल कंपनी? नहीं, पब्लिक कंपनी कैन नेवर बी अ स्मॉल कंपनी। पब्लिक कंपनी कैन नेवर बी अ स्मॉल कंपनी। परफेक्ट। ठीक है। देन हम जब डिविडेंड चैप्टर की बात करते हैं, कैन द डिविडेंड बी पेड इन काइंड? कैन डिविडेंड बी पेड इन काइंड? नो सर, डिविडेंड कैनॉट बी पेड इन काइंड। फिर जब हम बात करते हैं वो डिविडेंड के पैसे को अपने को शेड्यूल बैंक में भेजना है, डिविडेंड के पैसे को शेड्यूल बैंक में भेजना है, कितने डेज है वहां पर? डिविडेंड के पैसे को वो अपने को शेड्यूल बैंक में भेजना है, कितने पैसे डेज है? देयर आर 5 डेज। ओके, 5 डेज, 5 डेज। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में कितने साल तक पैसा पड़ा रहेगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में कितने साल तक पैसा पड़ा रहेगा? 7 साल तक। 7 साल बाद वो कहाँ जाएगा बाबू? इट विल गो टू आईपीएफ, इट विल गो टू आईईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। ठीक है, तो चीजें याद है आपको? अभी तक कोई चैप्टर में किसी को डाउट है? कोई कॉन्सेप्ट, कोई पॉइंट? गुड टू गो एवरीबॉडी। अबेयंस, अबेयंस का कॉन्सेप्ट आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। इट इज बेसिकली टू स्टॉप और टू होल्ड। उसका मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, कंपनी ने, और फिजिकल ट्रांसफर शेयर्स के हुए थे, तो ट्रांसफरर का नाम हट जाएगा क्योंकि वो तो शेयर बेच चुका है। ट्रांसफरी का नाम आया नहीं क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन हुई नहीं है, तो कंपनी कंफ्यूज है। तो वो जो डिविडेंड की अमाउंट है वो जाती है अनपेड में। हाँ, पर अगर ट्रांसफर ने लिख के दिया कि ट्रांसफर को तो ट्रांसफर को दिया जाएगा, नहीं तो वो जाएगा अनपेड में। हाँ, बाई चांस कोई राइट शेयर या बोनस शेयर भी दिया, वो रोक देंगे, बाद में मिलेगा आपको, पर एक बार रोक देते हैं। उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? अबेयंस। अबेयंस। एनीबडी एल्स? एनी अदर कॉन्सेप्ट, एनी अदर डाउट? आई होप यू guys are at par with me. Okay, I hope you guys are at par with me. Okay, I want everybody to clear, make sure you clear law with amazing marks. ठीक है। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों चार्जेस वाला चैप्टर। चार्जेस, चार्जेस। ओके, सो चार्जेस में सेक्शन नंबर शुरू होते हैं मेरे 77 से 78, 79, 80 हो गया, 81 हो गया, 82 हो गया, 83 हो गया, 84 हो गया, 85 हो गया, 86 हो गया, 87 हो गया। तो बाबू 77 से लेके 87 तक हमको सेक्शन है। ठीक है। अब ध्यान से सुनो चार्ज क्या होता है। तो बेसिकली अगर एक कंपनी है एबी लिमिटेड, उसने क्या किया, अपना बंगला बैंक को गिरवी रखा। ठीक है। बैंक ने पैसा दे दिया। बैंक ने क्या किया? बैंक ने पैसा दिया, करेक्ट। अब जब कंपनी ने वो बंगला बैंक को दिया, बैंक ने पैसा दे दिया, तो मैंने बंगला नहीं दिया। क्या मैंने बंगला दिया अपना? नहीं सर, आपने क्या किया? बंगला के पेपर्स दिए। बंगला के पेपर्स दिए, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मॉर्गेज। क्या कहते हैं इसको हम लोग? मॉर्गेज। सर मॉर्गेज का मतलब क्या होता है? मॉर्गेज होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का। मॉर्गेज किसका होगा बाबू? इमूवेबल प्रॉपर्टी का।
अच्छा, अब एक और एग्जांपल, एबी लिमिटेड, मैंने अपनी क्या दी, कार दी बैंक को। मैंने ना अपनी क्या दी बच्चों, कार दी बैंक को। बैंक क्या देगा मेरे को, पैसा देगा। तो मैंने कार उठा के नहीं दी, मैंने कार की चाबी दे दी, सिंबॉलिक डिलीवरी है, बट स्टिल पोजेशन वहां चला गया। इसको हम कहते हैं प्लेज। प्लेज किसका होएगा बच्चों, मूवेबल प्रॉपर्टी का। प्लेज किसका होएगा बच्चों, मूवेबल प्रॉपर्टी का। फिर कंपनी ने क्या किया, बैंक को अपना स्टॉक गिरवी रखा। स्टॉक, बैंक ने क्या कर दिया, पैसा दे दिया। तो ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी कॉल्ड एज हाइपोथिकेशन। क्या बोला जाएगा बाबू इसको, हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन भी किसका होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का। प्लेज भी किसका होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का। द ओनली डिफरेंस इज, इन प्लेज द पोजेशन इज शिफ्टेड टू द बैंकर, मतलब क्रेडिटर। इन हाइपोथिकेशन पोजेशन अपने पास ही रहता है। अपन बैंक को क्या बोलते हैं, स्टॉक ही रहने दे, वही बेचेगा एंड तेरा पैसा रीपे करेगा। प्लेज में कहता अपन, जैसे गोल्ड लोन हो गया, गोल्ड अपन ने गिरवी रख दिया बैंक के पास, जब तक आप लोन रीपे नहीं करोगे गोल्ड आपको मिलेगा नहीं। हाइपोथिकेशन में अपने पास ही रहता है, ठीक है बाबू। जब भले वो मॉर्गेज हो, भले वो प्लेज हो, भले वो हाइपोथिकेशन हो, भले वो मॉर्गेज प्लेज हाइपो, तीनों में से कुछ भी हो, इन तीनों को क्यूमुलेटिवली इंग्लिश में क्या बोलेंगे, चार्ज। क्या बोलेंगे इसको अपन, क्यूमुलेटिवली चार्ज, ठीक है। अब वो क्या बोलते हैं, कंपनीज एक्ट है, तो कंपनीज एक्ट में ड्यूटी होती है कि भैया कंपनी, तेरा क्या कर्तव्य है कि अगर तूने लोन लिया है तो तेरा ड्यूटी है कि तू जाके चार्ज को रजिस्टर करे। इस पूरे चैप्टर में जो सबसे बड़ी अथॉरिटी होगी वो होगी आरओसी। द चार्ज शुड बी रजिस्टर्ड विद आरओसी। द चार्ज शुड बी रजिस्टर्ड विद आरओसी, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड हो गया। पहला क्वेश्चन, सर एक्सप्लेन चार्ज। सर चार्ज का मतलब क्या होता है, एनी इंटरेस्ट, एनी इंटरेस्ट, और लीन। लीन मतलब हक, क्रिएटेड ऑन द पाउ। पाउ का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी, ए से असेट, यू से अंडरटेकिंग, पाउ, PAU, प्रॉपर्टी असेट अंडरटेकिंग, और बोथ एज अ सिक्योरिटी और एंड इंक्लूड्स अ मॉर्गेज, ठीक है। तो प्रॉपर्टी हो गया, असेट हो गया, अंडरटेकिंग हो गया, उसमें इंटरेस्ट है, लीन है, या दोनों है, एज अ सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स अ मॉर्गेज। मॉर्गेज का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है ये, इट विल बी MORTGAG, मॉर्गेज, ठीक है। तो ये चार्ज की डेफिनेशन होगी, क्लियर इतना चीज। ना चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिक्स चार्ज, एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। अब जैसे मैं क्लासरूम में बैठा हूँ अभी, ठीक है, अब यहाँ पर क्लासरूम में 6 AC लगे हुए हैं, तो मैंने AC नंबर 1 पे लोन लिया, तो मैंने AC नंबर 1 पे लोन लिया है। इतनी सारी असेट में से असेट एक AC है, उस AC में से एक असेट है AC नंबर 1। तो मैंने, इफ आई हैव टेकन अ लोन ऑन वन स्पेसिफिक डेफिनेट पर्टिकुलर असेट, इट इज विच चार्ज गाइस, फिक्स चार्ज। इट इज फिक्स चार्ज। ना इमेजिन करो, वी आर द मैन्युफैक्चरर्स, वी आर द मैन्युफैक्चर ऑफ दिस पेंसिल, ठीक है, हम ये पेंसिल बनाते हैं। तो जो पेंसिल बेचती है, जो पेंसिल बना के रेडी रखी हुई है, जो पेंसिल अभी वर्क इन प्रोग्रेस में है, और जो पेंसिल्स बनेंगी फ्यूचर में, हमने जो लोन लिया है, ये खाली इस पेंसिल पे नहीं लिया, सारी पेंसिल्स पे लिया है, पूरे स्टॉक पे लिया है हमने। तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्लोटिंग चार्ज। क्या कहेंगे उसको हम लोग, फ्लोटिंग चार्ज, लाइक विच कीप्स ऑन चेंज, हमें पता ही नहीं कौन सी पेंसिल पे लिया है। अब जैसे एक गाड़ी है, मेरे पास 4 गाड़ी है, मैंने गाड़ी नंबर 1 पे लोन लिया है, तो फिक्स चार्ज हुआ कि फ्लोटिंग चार्ज हुआ, फिक्स चार्ज हुआ कि फ्लोटिंग चार्ज हुआ। अच्छा, फिक्स चार्ज। मेरे पास 5 बंगले, एग्जाम्पल, अपन गरीब आदमी, अपने पास ऐसा कुछ है नहीं, 5 बंगले, मैंने बंगला नंबर 2 पे लोन लिया है, तो आपने स्पेसिफिक डेफिनेट पर्टिकुलर असेट पे लोन लिया है, तो क्या हो गया, ये फिक्स चार्ज हो गया, ठीक है। सो इट इज अ चार्ज ऑन अ स्पेसिफिक असेट्स ऑफ अ बोरिंग कंपनी, एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। सर फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, इट इज अ चार्ज ऑन द फ्लोटिंग असेट्स। फ्लोटिंग असेट मतलब जो चेंज होती रहती है, बराबर, फ्लक्चुएटिंग, जो बार बार कीप्स ऑन चेंजिंग, लाइक रॉ मटेरियल हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, विच कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट। अच्छा, अभी देखो, अक्कल लगाना, बंगले पे अगर लोन लिया है, क्या मैं बंगला बेच सकता हूँ, बताओ जरा मुझे। नहीं। सर अगर आपको बेचना है तो बैंकर का परमिशन लगेगा। कंपनी कैन नॉट सेल सच एसेट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चार्ज। हाँ, दो इट में यूज है, आप रह सकते हो वहां पर, बैठ सकते हो, आप बंगले में रह सकते हो, सर मैं बंगले में आज भी रह रहा हूँ, पर आप उसको बेच नहीं सकते, बेचने तो परमिशन लेना पड़ेगा। बक्कल लगाओ, स्टॉक, क्या आप स्टॉक बेच सकते हो, टेल मी, यस और नो, यस, परमिशन नहीं चाहिए अपने को। कंपनी कैन सेल द असेट्स एंड द बायर विल गेट अ गुड टाइटल, क्योंकि इलीगल थोड़ी है, तो भले वो लोन लिया है, मतलब उस पे हक तो बैंक का ही है ना अभी भी, भले अपन का उस पर लोन चल रहा हो, बट द बायर विल गेट अ गुड टाइटल, जो पेंसिल खरीदेगा उसको गुड टाइटल मिलेगा। द असेट्स कैन बी सोल्ड, अपन ने बात करी ली, ओनली विद द परमिशन ऑफ द चार्ज होल्डर। चार्ज होल्डर मतलब कौन हुआ बच्चों,
हमारे एग्जाम्पल में देख के था चार्ज होल्डर कौन हुआ सर? बैंक। नाउ कंपनी कैन सेल द असेट्स एंड नो परमिशन इज रिक्वायर्ड। कंपनी कैन सेल द असेट एंड नो परमिशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। नाउ वो चार्ज हटेगा कब? इट इज वेकेटेड व्हेन द एंटायर लोन इज रीपेड। भैया बंगला पे अभी बैंक का हक है, वो हटाने का है आपको, वो लोन रीपे करो, लोन रीपे करो। नाउ ये क्या बोलता है? इट इज प्रेजेंट ऑन बोथ, ऑन प्रेजेंट एसेट ऑल्सो एंड फ्यूचर एसेट ऑल्सो। जैसे जो पेंसिल रेडी है इस पे भी प्रेजेंट है वो, बराबर। अभी जो पेंसिल्स बनेंगी फ्यूचर पे, क्योंकि मेरा स्टॉक पर है ना, तो फ्यूचर एसेट्स पे भी मेरा लोन है वो, ठीक है। आर यू क्लियर विथ फिक्स एंड फ्लोटिंग चार्ज? वन पर्टिकुलर डेफिनेट एसेट पे होता है तो वो होता है बाबू फिक्स चार्ज। asset which keeps on fluctuating, it is called as floating charge, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज। क्रिस्टलाइजेशन मतलब थम गया, रुक गया। मतलब ये जो फ्लोटिंग चार्ज है ना, ये रुक जाएगा। अच्छा, फ्लोटिंग चार्ज रुक जाएगा तो क्या बन जाएगा? दो प्रकार के चार्ज है, फिक्स और फ्लोटिंग। मैं कह रहा हूँ फ्लोटिंग चार्ज रुक जाएगा। भाई अगर फ्लोटिंग रुक गया तो क्या बनेगा? फिक्स। वेरी गुड खुशी, वेरी गुड कर्नल। क्या बन जाएगा बाबू? फिक्स बन जाएगा। देखो, व्हेन द क्रेडिटर एनफोर्सेस सिक्योरिटी, मतलब बैंक आया बोला कि मेरे को पैसा दे, मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ, तो बैंक क्या करेगा? वो स्टॉक उठा के ले जाएगा। तो व्हेन द क्रेडिटर एनफोर्सेस सिक्योरिटी ड्यू टू ब्रीच ऑफ टर्म्स ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, और कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, कंपनी बंद हो रही है, देन व्हाट विल हैपन? द फ्लोटिंग चार्ज विल बिकम फिक्स्ड चार्ज ऑन ऑल द असेट्स अवेलेबल ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। तो भैया क्या हो जाएगा? जो फ्लोटिंग चार्ज है वो फिक्स चार्ज बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अक्कल लगाओ, जब खाली फ्लोटिंग चार्ज था, क्या हम स्टॉक को बेच सकते थे? क्योंकि फ्लोटिंग चार्ज तो स्टॉक पे होता है, क्या हम लोग स्टॉक बेच सकते थे? हाँ सर, कोई परमिशन नहीं चाहिए, सामने वाले को गुड टाइटल मिलता था, बराबर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग ने लोन रीपे नहीं किया तो बैंक आ गया, बोला मेरे को तो मेरा पैसा दे। भैया जो फ्लोटिंग चार्ज है वो थम गया, थम गया मतलब वो क्रिस्टलाइज हो गया, क्रिस्टलाइज हो गया मतलब वो फिक्स चार्ज बन गया। अब सेकेंड, मैं मेरा दिमाग खुजा रहा हूँ, बम खुजा रहा हूँ, वहां पर मेरे को बताओ फिक्स चार्ज में क्या आप डायरेक्टली एसेट बेच सकते हो? नहीं सर, आपको क्या लगेगा वहां पर? परमिशन लगेगा। क्या लगेगा आपको? परमिशन। सो देखो, द फ्लोटिंग चार्ज बिकम फिक्स चार्ज ऑन ऑल द एसेट्स अवेलेबल ऑन दैट, दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज। दिक्कत क्या हो जाती है? देखो ये लिखी हुई है, ऑन क्रिस्टलाइजेशन द सिक्योरिटी बिकम्स फिक्स, जो भी अपन ने बोला, एंड इज अवेलेबल फॉर रियलाइजेशन बाय द लेंडर सो दैट द बोरो मनी इज रीपेड। रियलाइजेशन मतलब क्या? बोरोवर वो बेच देगा स्टॉक को। नाउ दैट इज द स्टॉक, मतलब असेट्स कैन नीदर बी सोल्ड, आप ना तो बेच सकते हो, नॉर कैन बी यूज बाय द कंपनी इन इट्स बिजनेस ऑपरेशन। सब कुछ थम जाएगा, रुक जाएगा, ना तो आप बेच सकते ना आप उसको यूज कर सकते। बेचने का हक अब किसके पास ट्रांसफर हो गया? बताओ जरा, बेचने का हक किसके पास ट्रांसफर हो गया? ओके, चार्ज होल्डर किसके पास हो गया? चार्ज होल्डर। क्लियर इतना चीज? तो दो आंसर है, फिक्स वर्सेस फ्लोटिंग। थर्ड आंसर वाज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। एनी डाउट अभी तक किसी को? नो। अब हम लोग सेक्शन शुरू कर रहे हैं हमारा 77, ठीक है। अब एक बार टर्म्स में क्लियर कर देता हूँ। ए बी लिमिटेड होती है कंपनी, एच डी एफ सी बैंक होता है क्रेडिटर, मतलब चार्ज होल्डर, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। सेक्शन नंबर क्या है? 77। मेरे को बताओ बाबू, प्राइमरीली किसका ड्यूटी होता है चार्ज को रजिस्टर करने का? प्राइमरीली हुज ड्यूटी इट इज टू रजिस्टर द चार्ज? Company. It says if a charge is created on or after 0 to 11/18, then the company shall register the charge within how many days, बच्चों? Within 30 days along with the fees in form number CHG1 for all the assets, CHG9 for debentures. कंपनी को चार्ज को रजिस्टर करना है 30 दिन के अंदर। फॉर्म नंबर है CHG1, डिबेंचर के लिए है 9। सारी असेट जो भी है उसके लिए 1 फॉर्म भरने का, डिबेंचर के लिए 9। बेटा डिबेंचर में काउंट करो ना, कितने अल्फाबेट है? DEBEN TURE 9 के 9 अल्फाबेट्स। फॉर्म नंबर 9, डिबेंचर 9, CHG9। नाउ हम लोग रहते हैं इंडिया में, गजनी है, भूल गए, नहीं किया रजिस्टर 30 दिन में, कौन दिक्कत नहीं, देन रजिस्टर इन द नेक्स्ट 30 डेज।
Okay, that is within 60 days from the creation, along with what? Additional fees. Along with what बच्चों? Additional fees. अच्छा, if it is not registered within the next 30 days, मतलब एक्स्ट्रा 30 डेज में कोई दिक्कत नहीं, फिर भी रजिस्टर विद इन अ फर्दर पीरियड ऑफ 60 डेज, register within a further period of बच्चों 60 days, along with what? Ad valorem fees. Along with what? Ad valorem fees. Ad valorem का मतलब होता है according to the value. लाइक जो भी आपने लोन लिया होगा ना, उसका एक परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको फीस भरनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सिंपल है। नॉर्मल है 30 डेज, एक्सटेंडेड 30 डेज, फिर से एक्सटेंशन 60 डेज। फीस, एडिशनल फीस, एड वैलोरम फीस। 40 30 60 कैसे याद करोगे? 30 30 60, 30 30 60, 30 30 60, फीस, एडिशनल फीस, एड वैलोरम फीस। वापस बोलता हूँ, फीस, एडिशनल फीस, एड वैलोरम फीस। ठीक है, मैंने अप्लाई किया CHG 1 में, ROC विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ चार्ज इन फॉर्म नंबर CHG 2। हम अप्लाई कर रहे हैं 1 में, 1 सेकेंड ना, हमने अप्लाई किया 1 में, सर्टिफिकेट आएगा मेरे को 2 में, सर्टिफिकेट आएगा किसमें? 2 में। लकी स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है एड वैलोरम का। एड वैलोरम इज ADVALOREM, एड वैलोरम, एड वैलोरम। ओके, एड वैलोरम फीस। ओके, now it says ROC will issue certificate of charge in form number what? CHG 2, which shall be a conclusive evidence, which shall be a conclusive evidence that all the requirements of charges have been complied with। भाई मैंने 1 में किया, सर्टिफिकेट 2 में आ गया, मतलब खत्म हो गया ना, अभी तो खत्म। सर्टिफिकेट आ गया मतलब ऑल द रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड विद। नाउ अच्छा, अभी मेरे को बताओ जरा, तुमने क्या बोला? कंपनी का ड्यूटी है चार्ज को रजिस्टर करने का। मैंने चार्ज को रजिस्टर नहीं किया, गलत किया। 30 डेज बीत गया, मतलब पहला 30 डेज बीत गया, मेरे को एक्स्ट्रा 30 डेज मिलेगा, बराबर। मैंने उसमें भी नहीं किया। फिर 60 डेज मिलेगा, मैंने उसमें भी नहीं किया। बैंक वाला आया, बोला सर EMI दो। मैंने बोला अरे बैंक बैंक यू मेड अ बू बू, मैंने चार्ज रजिस्टर ही नहीं किया है। चल चल, खत्म हो गया ट्रांजेक्शन। मेरे को बताओ, क्या बैंक वाला मेरे से आके पैसा वसूल सकता है? यस और नो? यस और नो? यस, बिंदास, खुशी बिंदास लेगा यार। अरे दीदी, कंपनी का ड्यूटी है, कंपनी से कंपनी को एप्लीकेबल है कि तुम्हारा ड्यूटी है, तुम अपनी मम्मी को इन्फॉर्म करो। मम्मी मतलब ROC को इन्फॉर्म करो। तुम्हारा और बैंक का एक अलग ट्रांजेक्शन है, लोन बैंक ने दिया ना तुमको तो, और तुम्हारा लोन एग्रीमेंट बना हुआ है उसमें, और उसमें क्लियरली लिखा होता है ना कि अगर तुमने लोन रीपे नहीं किया तो बैंक आके पैसा वसूलेगा, बराबर, और प्रॉपर्टी बेचेगा। तो राइट्स अफेक्ट नहीं होगा। सी, चार्ज की जो रिक्वायरमेंट है कंपनी की, कंपनी ने अगर नहीं किया तो कंपनी को पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट वो सब जो लगेगा कंपनी को लगेगा। और बाबू, बैंक का राइट अफेक्ट नहीं होगा। सो देखो वही लिखा हुआ है, if the charge is not registered within the actual 30 days, या फिर it is registered in the extended period, the right of the lenders or the charge holder shall not be affected। उनका राइट कोई अफेक्ट नहीं होगा, राइट shall not be affected। नाउ अच्छा, लॉ क्या बोलता है कि कंपनी तू चल रजिस्टर कर। ठीक है, अब अगर कंपनी रजिस्टर नहीं करती है, कंपनी अगर रजिस्टर नहीं करती है तो हम क्या बोलेंगे? बैंक का ड्यूटी होगा रजिस्टर करने को। अब अक्कल लगाओ, बैंक को क्या फर्क पड़ता है कि अगर बैंक अगर रजिस्टर नहीं भी करेगा, स्टिल बैंक के पास तो अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट के बेसिस पे ही कैन सेल द प्रॉपर्टी, ही कैन सेल द प्रॉपर्टी, राइट, क्योंकि उसको अग्रीमेंट के हिसाब से चलेगा ना। अब बताता हूँ क्या होता है। कंपनी का ड्यूटी है रजिस्टर करने का, कंपनी ने अगर नहीं किया तो लॉ कहता है बैंक तू रजिस्टर कर। सर क्यों ऐसा, बैंक क्यों करेगा? अगर बैंक रजिस्टर ना भी करे तो भी उसका तो हक है ना प्रॉपर्टी बेचने का। प्रॉब्लम कब आता है? लिक्विडेशन के टाइम पे। इमेजिन करो, कंपनी लिक्विडेशन में चली गई। अब थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ, जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो एक आदमी आता है, लिक्विडेटर। लिक्विडेटर जब वो एक पूरी हिरार्की बनती है कि पहले किसको पैसा मिलेगा, तो लिक्विडेटर पहले क्या करता है? पहले खुद का पैसा लेगा लिक्विडेटर का अपना फीस ले लेगा वो। ठीक है, फिर दूसरा पैसा, अच्छा आखिरी पैसा जो मिलता है 7th नंबर पर, वो मिलता है कभी भी हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर को। आखिर में किसको पैसा मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। आफ्टर लिक्विडेटर, आफ्टर लिक्विडेटर सेकेंड, सेकेंड मिलता है सिक्योर्ड क्रेडिटर को। और इसके साथ में हमेशा पैरेलली चलते हैं एम्प्लॉइज, मतलब सेकंड नंबर पे दो लोग होते हैं, सिक्योर क्रेडिटर एंड एम्प्लॉइज। तो एक बार अपन एम्प्लॉइज छोड़ देते क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है अपने को भी। सिक्योर क्रेडिटर, अब अक्कल लगा, सिक्योर क्रेडिटर मतलब, सिक्योर क्रेडिटर मतलब कौन?
बैंक, मतलब कंपनी ने सिक्योरिटी दी होगी तब तो उसको सिक्योर क्रेडिटर बोला जाएगा। अब लोग लाइन में खड़े हुए, ठीक है, लोग लाइन में खड़े हुए कि पैसा लेने के लिए। अब आरओसी लिक्विडेटर बोलता है अच्छा ये बैंक तो सिक्योर क्रेडिटर है। बैंक बोला हाँ, सबूत दिखा। अब एक सेकंड, लिक्विडेटर के पास सबूत क्या होता है? आरओसी। आरओसी में ये जो चार्ज था कंपनी को रजिस्टर करना चाहिए था, कंपनी ने रजिस्टर ही नहीं किया। ओ शिट, बैंक का ड्यूटी था, बैंक ने भी रजिस्टर नहीं किया। तो लिक्विडेटर क्या बोलेगा, ए चल चल निकल यहाँ से, अब तू सिक्योर क्रेडिटर नहीं है। क्यों? मेरे को नहीं पता, आरओसी के रजिस्टर में तेरा नाम नहीं दिख रहा है। वो क्या बोलता है, बैंक क्या बोलेगा, अरे मेरे पास तो अग्रीमेंट है, मेरे पास सब है। भैया तुम कंपनीज एक्ट में हो, कंपनीज एक्ट में क्या बोला है, हर चार्ज को रजिस्टर करना जरूरी है। हर चार्ज को रजिस्टर करना जरूरी है। अरे पर वो तो कंपनी का ड्यूटी होता है ना, माना कंपनी का ड्यूटी है, पर बैंक तेरा भी ड्यूटी था। अगर तेरा चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ तो तू सिक्योर क्रेडिटर नहीं रहेगा। अक्कल लगा, अगर तू सिक्योर क्रेडिटर नहीं रहेगा तो कौन सा क्रेडिटर बन जाएगा तू? अगर बैंक सिक्योर क्रेडिटर नहीं रहेगा तो कौन सा क्रेडिटर बनेगा फिर? वेरी गुड सर, अगर आप सिक्योर्ड नहीं हो तो आप अनसिक्योर्ड हो। तो चल एक काम कर, पीछे लाइन में लग, तो आपको मिलेगा नंबर 5 में, नाउ यू बिकम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। इवन दो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, मतलब तुम्हारे पास प्रॉपर्टी पे हक है ना, तो तुम क्या बन जाओगे, अनसिक्योर्ड बन जाओगे। और इमेजिन करो स्टेज नंबर 4 पर ही पैसे खत्म हो गए, साला तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी था, तुम्हारा हक था, उसको बेच भी दिया, वो जो पैसा आया तुमको नहीं मिला, बाकी लोग को मिल गया क्योंकि तुम अनसिक्योर्ड बन गए। तो इसीलिए क्या बोलता है बैंक, तेरा ड्यूटी है उसको रजिस्टर करने का। समझ आ गया आपको ये चीज? लकी एशी। हम्म, देखो लिखा हुआ है, इफ अ चार्ज वाज नॉट रजिस्टर्ड इट शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट्स बाय द लिक्विडेटर अपॉइंटेड अंडर कंपनीज एक्ट। इट शुड नॉट बी टेकन बाय द लिक्विडेटर इनटू अकाउंट्स अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है, क्योंकि आपको अनसिक्योर बना देगा। अच्छा ये अपन कर ही चुके हैं। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज विल नॉट इम्पैक्ट द ऑब्लिगेशन फॉर रीपेमेंट ऑफ मनी। वे चार्ज रजिस्टर नहीं किया इसका ये मतलब नहीं कि ईएमआई नहीं दोगे। आप ईएमआई भरोगे, लोन चुका करोगे, सब कुछ करोगे। चार्ज एक अलग कॉन्सेप्ट है, नहीं पूरा किया आपने चार्ज का रजिस्ट्रेशन, पेनल्टी इंटरेस्ट वो सब लगेगा। पर भैया लोन वोन तो भरना पड़ेगा आपको। बोलो क्या आपको सेक्शन 77 समझ में आ गया बच्चों? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, डेज को याद रखना है, 30 है 60 है, फीस है, एडिशनल फीस है, एड वैलोरम फीस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कहता है एक्सप्लेन द वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। एक सेकेंड, एक्सप्लेन वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। देखो हमने लोन लिया, असेट गिरवी रखा, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्रिएशन ऑफ चार्ज। बेटा मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होगा? चेंजेस, ठीक है। अब वो कहता है वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बाबू वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब, सर आपने लोन लिया होगा तो लोन का अग्रीमेंट होगा ना, तो वो अग्रीमेंट पे कौन साइन करेगा? ठीक है, तो ये कहता है एक्सप्लेन वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब लोन अग्रीमेंट पे कौन साइन करेगा। इट सेज एवरी इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, एवरी इंस्ट्रूमेंट क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज शैल बी वेरीफाइड बाय एज फॉलोज। अब अक्का लगाना, इफ द प्रॉपर्टी सोनली आउटसाइड इंडिया, मतलब मेरा बंगला है लंदन में, ठीक है, तो उस लोन मैंने उस बंगले को गिरवी रख के लोन लिया, ठीक है, तो उस लोन अग्रीमेंट पे कौन साइन करेगा? या तो कॉमन सेल से साइन करवा दीजिए आप, या डायरेक्टर से करवा दीजिए, या सीएस से करवा दीजिए, या ऑथराइज ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर से करवा दीजिए, या पर्सन इंटरेस्टेड इन मॉर्गेज। सर पर्सन इंटरेस्टेड इन मॉर्गेज मतलब कौन होता है? परचेजर। परचेजर, एक सेकेंड सर, परचेजर कैसे? मेरे को जरा बताना, अगर मेरा बंगला लोन पर है, क्या मैं बंगला बेच सकता हूँ? नहीं, खुद जाके नहीं बेच सकता। और अक्कल ला के बताओ, क्या बैंक का परमिशन लेके अपन बेच सकते हैं? है ना सर, बिंदास बैंक का परमिशन लेके आप बेच सकते हो। सिर्फ द प्रॉपर्टी सोली आउटसाइड इंडिया इट शुड बी वेरीफाइड बाय कॉमन सील और अ डायरेक्टर और अ सीएस और एन ऑथराइज्ड ऑफिसर चार्ज होल्डर और अ परचेजर। तो वो भी साइन कर सकता है अगर परचेजर है तो। ये बताओ ना, ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर इसका मतलब क्या हुआ? ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर इसका मतलब क्या? बैंक का ऑफिसर, वेरी गुड।
क्या बोलेंगे इसको अपन? बैंक का ऑफिसर। परफेक्ट है, बैंक का ऑफिसर। ठीक है। नाउ इफ द प्रॉपर्टी इज पार्शली और होल इन इंडिया, इमेजिन करो मेरा बंगला बॉम्बे में, मैंने से बॉम्बे में मतलब सर वो प्रॉपर्टी आपकी पूरी की पूरी इंडिया में। अच्छा, पार्शली इन इंडिया मतलब आधी इंडिया के बॉर्डर पर है, मतलब प्रॉपर्टी इंडिया के बॉर्डर है, तो आधी इंडिया में है, आधी पाकिस्तान में है। तो साइन कौन करेगा सर? डायरेक्टर कर सकता है, सीएस कर सकता है, या फिर ऑथराइज ऑफिसर चार्ज होल्डर कर सकता है। अगर आप कंपेयर करोगे इसमें से, खाली कॉमन सील नहीं लिखा, परचेजर नहीं लिखा, बाकी तीनों तो सेम ही है ना। तीनों तो क्या हो गए बच्चों? सेम हो गए। समझा? नाउ कैन समबडी टेल मी दिस, इस डीड पे जो वेरिफिकेशन करना है, ठीक है, कितने साइन होंगे? कितने साइन होंगे? देख के था सर, एक ही साइन होएगा भाई। बाबू कितना साइन होएगा? एक, एक ही साइन होएगा। सो इट सेज द प्रॉपर्टी इज सोली आउटसाइड इंडिया, इट शुड बी वेरीफाइड बाय कॉमन सील्स डायरेक्टर और सीएस और ऑथराइज्ड ऑफिसर, चार्ज होल्डर और अ पर्सन इंटरेस्ट इन मॉर्गेज, मतलब परचेजर। अगर वो पार्शियल इंडिया या होल इन इंडिया, इट शुड बी वेरीफाइड बाय द डायरेक्टर और सीएस और एन ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर। एक ही साइन होएगा। ठीक है। क्वेश्चन बराबर पढ़ना। पूरी प्रॉपर्टी विदेश में है, पूरी प्रॉपर्टी इंडिया में यार, आधी इंडिया में, तो ये वाला तीन लोग में से एक लोग साइन करेगा। ठीक है। अब ये देखो, ये नोट देखना भी। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी कंपनी, बाबू इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी कंपनी क्रिएटिंग अ चार्ज विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया ऑन एनी पाव। पाव का मतलब प्रॉपर्टी असेट अंडरटेकिंग, वेदर टेंजिबल और intangible, whether situated in India or outside India, shall register a charge as per the particulars of charge as per section 77। shall register the particulars of charge as per section 77, जो अपन पढ़कर आए। मतलब सर, हर कंपनी लोन लिया है, लोन इंडिया में लिया है या विदेश में लिया है, प्रॉपर्टी पे लिया है, असेट पे लिया है, अंडरटेकिंग पे लिया है, टेंजिबल है या इनटेंजिबल है, प्रॉपर्टी इन इंडिया है या आउटसाइड इंडिया, मतलब कुछ भी सिचुएशन हुई, भाई साहब आपको चार्ज रजिस्टर करना है, करना है, करना है। एज पर विच सेक्शन नंबर 77। यू अप्लाई इन फॉर्म नंबर CHG 1 डिबेंचर किल 9। सर्टिफिकेट किस में आएगा? CHG 2 में आएगा। क्लियर? गुड। तो सेक्शन 77 हमारा खत्म हो गया। अब हम पढ़ते 78। देखो, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन बाय द चार्ज होल्डर। उड़ी बाबा, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन बाय द चार्ज होल्डर। चार्ज होल्डर, बाबू चार्ज होल्डर का मतलब क्या होता है? बैंक। अब बैंक करेगा। देखो, सेक्शन नंबर है 78। इफ अ कंपनी फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज, ठीक है, कंपनी ने नहीं किया, देन द चार्ज होल्डर मतलब कौन? बैंक विल गो टू आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन, कि आरओसी के लिए रजिस्टर कर। तुमको मैंने रीजन बता दिया, लिक्विडेशन वाला पॉइंट का प्रॉब्लम है। अच्छा, देन आरओसी विद इन 14 days ऑफ द रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन विल गिव अ नोटिस टू द कंपनी आस्किंग व्हाई द चार्ज शुड नॉट बी रजिस्टर्ड। अबे कंपनी, ये बैंक वाले आए हैं, ये बोल रहे कि चार्ज रजिस्टर करो, तो मेरे को बता मैं चार्ज क्यों रजिस्टर ना करूं? आइडियली तेरे को करना चाहिए था, तूने नहीं किया, तो बैंक वाले आ गए, मैं तो कर रहा हूँ। पॉलिसी किससे पूछ रहा बाबू? कंपनी से। कंपनी, तू मेरे को बता मैं चार्ज रजिस्टर क्यों ना करूं? कोई जवाब नहीं आया, तो आरओसी क्या करेगा? चार्ज को रजिस्टर कर देगा। सो इफ चार्ज होल्डर हैज रजिस्टर्ड द चार्ज, सर अभी तो फीस फीस देना पड़ेगा ना अपने को, फीस, एडिशनल फीस, तो बैंक ने दिया होगा। प्राइमरी ड्यूटी किसका था? कंपनी का देने का था। तो सर अभी तो बैंक ने भर दिया, तो बैंक क्या कर सकता है? उस पैसे को रिकवर कर सकता है। सो ऑल द एक्सपेंसेस कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द कंपनी, दैट इज फीस और एडिशनल फीस। क्या बोलोगे आप? ऑल द एक्सपेंसेस कैन बी रिकवर्ड, दैट इज फ्रॉम द कंपनी, दैट इज फीस और एडिशनल फीस, आप रिकवर कर सकते हो। बाबू समझा 78? एकदम इजी। ठीक है। अब 79, सर मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। अभी देखो, कॉन्सेप्ट में क्या है, दो लोग है, दो पार्टी है, एक कंपनी है और एक बैंक है।
और एक ट्रांजैक्शन है, कंपनी ने अपना असेट दिया है, बैंक ने अपना पैसा दिया है। भाई साहब इन 4 चीज़ में से लाइक 2 पार्टी 2 ट्रांजैक्शन, कुछ भी चेंज हुआ, क्या हो जाएगा वो? मॉडिफिकेशन। कुछ भी चेंज हुआ क्या हो जाएगा बच्चों? वो मॉडिफिकेशन। कुछ भी चेंज हुआ क्या हो जाएगा? वो मॉडिफिकेशन। सेक्शन नंबर क्या है? 79। इट मीन्स वेरिएशन ऑफ एनी टर्म्स इंक्लूडिंग वेरिएशन ऑफ एनी टर्म्स, इट मीन्स वेरिएशन ऑफ एनी टर्म्स इंक्लूडिंग वेरिएशन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे? बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट या बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। आपस में अपना रेट चेंज हो गया, ईएमआई अमाउंट चेंज हो गई, ईएमआई का पीरियड चेंज हो गया, डेट चेंज हो गई, प्रॉपर्टी चेंज कर दिया अपन ने, प्रॉपर्टी बढ़ा दी, प्रॉपर्टी कम कर दी, लोन बढ़ा दिया, लोन कम कर दिया, कुछ भी अगर है वो क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल क्या मॉडिफिकेशन का? चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, चेंज इन द लिमिट, लिमिट मतलब लोन बढ़ा दिया, लोन कम कर दिया। अच्छा, सीडिंग मतलब टू गिव अप अ परिपशु चार्ज। नाउ सीडिंग का मतलब होता है टू गिव अप अ परिपशु। परिपशु मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगा, जब हम लोग शेयर्स वाला चैप्टर करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा वो चीज। फिर चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, फिर चेंज इन रीपेमेंट शेड्यूल ऑफ लोन। मेरी ईएमआई की डेट थी 5 तारीख की, अब 25 कर दी वो लोग ने। अच्छा, पार्शियल रिलीज ऑफ चार्ज ऑन ऑल ऑन अ पर्टिकुलर असेट ऑफ प्रॉपर्टी। 5 माले का बंगला था, मैंने भैया लोन 40% लोन रीपे कर दिया है। मैं बैंक को क्या बोलूंगा? भाई 2 बंगला तो रिलीज कर, तो सॉरी दो दो फ्लोर तो रिलीज कर, तो 5 फ्लोर में से 2 फ्लोर रिलीज कर दिया उसने, तो उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल रिलीज ऑफ चार्ज ऑन अ पर्टिकुलर असेट और प्रॉपर्टी। तो ये एग्जाम्पल्स है मॉडिफिकेशन के। ठीक है, अब इसमें से आपको एग्जाम में पहचानने को आ सकता है, चलो बताओ मॉडिफिकेशन कौन सा हुआ? नाउ इट सेज एवरी कंपनी अप्लाइंग फॉर मॉडिफिकेशन shall make an application in CHG1 to ROC। क्या बोलोगे आप? एवरी कंपनी अप्लाइंग फॉर मॉडिफिकेशन शैल मेक एन एप्लीकेशन फॉर्म नंबर CHG1 टू ROC। एक सेकेंड, अरे सर आपने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए 1 में भी, मॉडिफिकेशन के लिए भी 1 है। रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट किस में आया? 2 में आया। मॉडिफिकेशन सर्टिफिकेट आएगा 3 में आएगा। ROC विल इशू सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज इन फॉर्म नंबर CHG3। कौन से फॉर्म में आएगा बच्चों? फॉर्म नंबर CHG3 में। देखो दोनों में एप्लीकेशन 1 में की, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का आया 2 में, मॉडिफिकेशन का आएगा किसमें? 3 में। बच्चों ये सर्टिफिकेट देगा कौन? कौन देगा? आरओसी। आरओसी, ठीक है ना। सेक्शन 80, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आंसर, वेरी लेंथी आंसर, 1 वर्ड आंसर। डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज, डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज। ध्यान से सुनो, हमने लोन लिया 5 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। मैंने चार्ज को रजिस्टर कर दिया 20 अक्टूबर 23 को, तो इस दिन लोन लिया था, रजिस्टर कर दिया 20 अक्टूबर को, चलेगा? 20 अक्टूबर को बोलो, 20 अक्टूबर को चार्ज रजिस्टर किया, चलेगा क्या? एक सेकेंड, आई नीड टू चेक समथिंग। हेलो, चेक पे चेक करना, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? या ठीक है, आई वाज जस्ट चेकिंग समथिंग। अच्छा, मैंने लोन लिया 5 तारीख को, रजिस्टर किया 20 तारीख को। सर अलाउड है, क्योंकि लाइन बोलते यू शुड रजिस्टर द चार्ज विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन। ये क्रिएशन था, ये रजिस्ट्रेशन था। मैंने क्या किया, रिलायंस को मेरी प्रॉपर्टी बेच दी, सो रिलायंस क्या बन जाएगा? परचेजर। ठीक है, हमने जनरली कैसे कैसे आप प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते हो, पर बैंक की परमिशन से तो बेच ही सकते हो। हम कह रहे 21 जुलाई 24 से, ठीक है, 21 जुलाई 24 वो रिलायंस ने खरीदा। अब लाइन क्या बोलती है? डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज, मतलब वो बंगला जो था
उस पे चार्ज है, ये बात मुकेश अंबानी या रिलायंस को कौन सी तारीख से पता है? ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी नन ऑफ द अबव। चूज आंसर। प्रॉपर्टी पे लोन है, ये बात मुकेश अंबानी को कौन सी तारीख से पता होनी चाहिए? ए से, बी से, सी से, डी से, ए बी सी डी। किस दिन से बच्चों? फ्रॉम द डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन, मतलब कौन से? बी से। किससे बच्चों? फ्रॉम द डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन मतलब बी से, देखो वही लिखा है। वेयर एनी चार्ज ऑन एनी प्रॉपर्टी असेट अंडरटेकिंग is required under section 77, then any person acquiring such pow, any person acquiring मतलब कौन? मुकेश अंबानी। shall be deemed to have notice of charge, shall be deemed to have notice of charge from the date of such registration, from the date of such registration, from the date of such registration। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, फ्रॉम द डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन। ध्यान रखना, ये होता है डेट ऑफ क्रिएशन, ये था डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये था डेट ऑफ परचेज। आपको कब से नॉलेज होगा भैया? जिस दिन चार्ज रजिस्टर हुआ था। हमेशा देखना, जागो ग्राहक जागो। अरे यार वो नहीं बोलते, लेट द बायर बी वेयर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़े होंगे आप लोग। बायर का ड्यूटी है सब चेक करने का। तो सरकार मतलब आरओसी थोड़ी आके तुमको बोलेगा मुकेश को, अरे मुकेश चार्ज है मतलब प्रॉपर्टी लोन है। भैया चार्ज रजिस्टर हो गया है, तुम्हारा ड्यूटी, तुम जाके आरओसी के एसेट पे देखो, तुमको देखना था, ठीक है? तो सेक्शन नंबर 80 में एक ही वर्ड लिखा है, ही विल हैव द नोटिस फ्रॉम द डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन, सच रजिस्ट्रेशन, सच रजिस्ट्रेशन, इतना ही लिखा है। क्लियर? एनी डाउट ऑन 80? ठीक है, देखो 81 फालतू सा सेक्शन एकदम। रजिस्टर ऑफ चार्जेस बाय आरओसी, आरओसी को एक बुक मेंटेन करना है। हमेशा बच्चों ध्यान रखो, जिंदगी में सच बहुत इंपॉर्टेंट है, सच हमेशा। द आरओसी शिल कीप अ रजिस्टर कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ चार्जेस फॉर एवरी कंपनी इन सच फॉर्म, इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। सच बताए नहीं किसमें। द रजिस्टर शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी पर्सन ऑन पेमेंट। कितना फीस होगा बच्चों? कितना फीस होगा? ऑन पेमेंट ऑफ, बताओ बताओ बताओ। सच फीस एज में बी प्रिस्क्राइब। भाई सब कुछ भी नहीं है, सच है। अब आप अक्कल लगाओ, क्या पूछेगा इंस्टीट्यूट अपने को एग्जाम में, बता बच्चा कौन सा रजिस्टर, कैसा मैनर, कितना फीस, क्या है? सच। फालतू का सेक्शन है 81, रजिस्टर ऑफ चार्जेस बाय आरओसी, रजिस्टर ऑफ चार्जेस बाय आरओसी, रजिस्टर ऑफ चार्जेस बाय आरओसी। तो सच मैनर, सच फॉर्म एज में बी प्रिस्क्राइब एंड शैल बी केप्ट ओपन फॉर इंस्पेक्शन ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज में बी प्रिस्क्राइब, बताया नहीं है 81। चलो एक बार सेक्शन रिकॉल कर लेते हम लोग। बाबू 77 का मतलब क्या था? 77 का मतलब registration of charge, 78 was registration by charge holder, चार्ज होल्डर, ठीक है। 79, आई फॉरगॉट 79, 79 क्या था? वेरी गुड, मॉडिफिकेशन। 80, 80, 80 was डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज। फिर हम लोग किए 81, 81 का मतलब क्या है? कंपनी का रजिस्टर ऑफ चार्जेस, कंपनी का रजिस्टर ऑफ चार्जेस, ठीक है। लकी एंड ऐशी, ऐशी आप लोग बाहर से आए हो, आपको समझ आ रहा है? तुमको फर्क समझ में आ रहा है? लाइक वी आर रिटेनिंग द कंटेंट ऑल्सो, लाइक जो शायद आपका पिछले टाइम में नहीं हुआ होगा जहां से आप पढ़े हो। आपको डिविडेंड भी याद होगा, शायद मेंबरशिप भी याद होगा आपको, राइट? फर्क समझ आ गया आपको? पैसा वसूल रहा है, ग्रेट, ठीक है। गेट अमेजिंग मार्क्स। इट सेज प्रोसीजर फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, सेक्शन नंबर क्या है? 82। सर 82 मतलब सेक्शन नंबर सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। बाबू सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होगा? सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है?
व्हाट डज सेटिस्फेक्शन मीन्स? चार्ज खत्म मतलब अपना चार्ज कब खत्म होगा? जब आप असेट अपने पास ले आओगे वापस। असेट अपने पास लाओगे मतलब सामने वाला असेट कब देगा? जब लोन रीपे कर दोगे। लोन रीपे क्या, सिंपल भाषा में लोन रीपे कर दिया। सो देखो, कंपनी शैल इंटीमेट सॉरी Company shall inform to ROC inform number CHG4. Company shall inform to ROC inform number CHG4 on payment or satisfaction full within 30 days of such payment or satisfaction. तो कंपनी विल इन्फॉर्म टू आरओसी विद इन 30 डेज कि भैया मैंने लोन रीपे कर दिया। अच्छा, अब हम लोग रहते हैं इंडिया में, 30 दिन भी दिया, नहीं किया हमने इन्फॉर्म। सो द पीरियड ऑफ 30 डेज कैन बी एक्सटेंडेड टू 300 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच पेमेंट। लाइक 30 डेज की जगह पे आपको एक्सटेंशन मिल सकता है इन्फॉर्म करने के लिए 300 दिन का। अब आप मेरे को बताओ, ये 30 + 300 है, 30 + 270 है? 30 + 270 है कि 30 + 300 है? सर ये क्या है? 30 + 270 है। लाइन क्या बोलती है? आपको इन्फॉर्म करने 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। एक्सटेंशन है 300 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। अच्छा, एक सी आपके समझने के लिए मैंने 30 + 270 बोला। एग्जाम में 300 ही लिखना है, एमसीक्यू में भी 300 है। नॉर्मल टाइम लिमिट 30 डेज, एक्सटेंडेड टाइम लिमिट 300 डेज। और वो अंडरस्टैंडिंग के समझने के लिए अपन क्या बोल रहे हैं, उसको 270 बोल रहे हैं। ठीक है। नाउ ऑन रिसीप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, अभी अपन ने आरओसी को इन्फॉर्म कर दिया। आरओसी क्या करेगा? वही सेम पॉइंट, आरओसी विद इन 14 डेज इसके पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा। अभी कंपनी आई ना, वही 14 दिन इसके पास आरओसी के पास, दोनों सिचुएशन में। 78 में भी वही था 14 डेज है, यहाँ पर भी 14 डेज है। ए बैंक बैंक ये लोग आए हैं हमारे पास, ये कह रहे हैं कि भैया ये लोग ने सारा पैसा दे दिया है, तो मैं ये चार्ज को रिलीज कर रहा हूँ। चल तू मेरे को बता कि मैं क्यों प्रॉपर्टी को रिलीज नहीं करूँ। समझा लॉजिक? 78 में क्या था? बैंक गया था चार्ज को रजिस्टर करने के लिए, फिर आरओसी ने क्या किया? कंपनी को नोटिस दिया। यहाँ पर क्या हो गया? कंपनी आरओसी के पास है कि भैया मैं तो पैसे पे कर दिए। तो आरओसी क्या करेगा? बैंक के पास जाएगा। बैंक ये लोग बोल रहे पैसा पे कर दिया है। So ROC will go to the bank within 14 days of the receipt to the charge holder as to why the payment or satisfaction in full should not be recorded, not recorded. ठीक है? लॉजिक है। नो नोटिस शुड बी सेंट इफ द इंटीमेशन इज गिवन बाय चार्ज होल्डर। भाई साहब, अगर बैंक ने ही इन्फॉर्म किया है कि आरओसी को कि भैया मेरे को मेरा पैसा मिल गया है, क्या आरओसी चार्ज होल्डर को फिर से नोटिस देगा कि तू मेरे को बता कि मैं क्यों चार्ज रजिस्टर नहीं करूं? नहीं, कॉमन सेंस है ना। अच्छा, इफ द चार्ज होल्डर डज नॉट शो कॉस्ट, इफ द चार्ज होल्डर डज नॉट शो कॉस्ट मतलब कोई ऑब्जेक्शन, यहाँ से मेरे को पैसा आ गया है, तो आरओसी विल इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर्म नंबर CHG5। हम अप्लाई किए 4 में, सर्टिफिकेट आ जाएगा 5 में। हम अप्लाई किए 4 में, सर्टिफिकेट आ जाएगा 5 में। चार्ज होल्डर नहीं 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 सर, मेरा एक ईएमआई पेंडिंग है, मेरा ये चार्जेस पेंडिंग है, मेरा इंटरेस्ट पेंडिंग है, मेरा कुछ एक बाउंस हुआ था वो पेंडिंग है। तो आरओसी विल इन्फॉर्म द कंपनी अबाउट द सेम कि कंपनी देख, बैंक वाले ने कुछ ऑब्जेक्शन उठाया, तुम लोग सेटल कर लो, फिर आ जाना मेरे पास, अभी मैं तेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। सेटिस्फैक्शन में जो डेज है वो 30 और 300 है। फॉर्म अप्लाई किया 4 में, सर्टिफिकेट आएगा 5 में। फॉर्म अप्लाई किया 4 में, सर्टिफिकेट आएगा 5 में। क्या आपको सेक्शन 82 समझा? बोलो यस। ग्रेट। नाउ द नेक्स्ट सेशन व्हाट वी आर डूइंग इज 83। क्या कर रहे हैं बच्चों हम लोग? अभी 83 क्या कहते हैं? पावर ऑफ आरओसी टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फैक्शन। एक सेकेंड। आरओसी का ताकत टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मतलब लोन रीपे हो गया। इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन, इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम द कंपनी। सेक्शन 83 मतलब आइडियली कंपनी को इन्फॉर्म करना चाहिए था बैंक को, आरओसी को, कि भैया मैंने पेमेंट कर दी है तो मेरा प्रॉपर्टी रजिस्टर कर। कंपनी ने इन्फॉर्म नहीं किया है, तो कौन इन्फॉर्म करेगा? कंपनी ने अगर इन्फॉर्म नहीं किया है तो कौन इन्फॉर्म करेगा? पहला चीज है तो चार्ज होल्डर, एक और आदमी है, एक और गाइस, एक और आदमी। चार्ज होल्डर ने अगर नहीं किया, कौन है वो?
बहुत शानदार, परचेजर। कौन होगा? परचेजर, परचेजर। सो देखो, इफ एन एविडेंस इज शोन टू द आरओसी दैट द डेट सिक्योर्ड बाय चार्ज हैज बीन पेड और satisfied in full or in part or the property or the undertaking has been रिलीज, मतलब प्रॉपर्टी रिलीज हो चुकी है और सीज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द कंपनी का प्रॉपर्टी, अब वो कंपनी की प्रॉपर्टी भी नहीं है, देन आरओसी में एंटर इन द एक बुक रजिस्टर ऑफ चार्जेस अ मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन। भैया प्रॉपर्टी रिलीज हो गई, अब कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं है, कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये कब पॉसिबल होगा? जब उसने बेच दिया होगा। से ना कि भैया इट इट सीज टू बी, इट सीज टू फॉर्म पार्ट ऑफ कंपनी का प्रॉपर्टी, इट सीज टू फॉर्म पार्ट ऑफ कंपनी का प्रॉपर्टी, मतलब अब वो कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब किसकी प्रॉपर्टी हो गई? परचेजर की प्रॉपर्टी हो गई ना, कंपनी की तो नहीं हुई। तो आरओसी का अब तुम्हारा ट्रांजेक्शन जब खत्म हो गए तो मैं मेरी बुक को क्यों भरूँ? खाली करता हूँ मैं, चलो। सो आरओसी क्या करेगा? आरओसी विल रजिस्टर द सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज स्टेटिंग दैट द डेट हैज बीन पेड इन होल और पार्ट और द पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज रिलीज और सीज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द कंपनी का प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग। वही सेम लाइन को कॉपी किया। दिस पावर कैन बी एक्सरसाइज बाय द आरओसी इवन इफ नो इंटीमेशन इज रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द कंपनी। सी, ये मैंडेटरी नहीं कि कंपनी को, सॉरी, कंपनी ही आरओसी को इन्फॉर्म करे, बैंक इन्फॉर्म कर दे या परचेजर इन्फॉर्म कर दे। तो आरओसी ये नहीं बोल सकता नहीं नहीं हमसे किसी ने कहा ही नहीं, कंपनी ने तो बताया नहीं मेरे को, मैं ही नहीं करता। आरओसी तेरा ड्यूटी है सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर कर। द आरओसी विल इन्फॉर्म द अफेक्टेड पार्टीज विद इन कितने डेज? 30 days ऑफ मेकिंग द एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ चार्जेस कि भैया मैंने प्रॉपर्टी को रिलीज कर दिया अपनी बुक से। अक्कल लगाओ, सेटिस्फैक्शन हो रहा है। तो आरओसी सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म में देगा? आरओसी सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म में देगा? बहुत शानदार, CHG 5। सर सर्टिफिकेट तो वही है ना, आरओसी विल इशू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन चार्ज इन फॉर्म नंबर CHG 5। तो ये जो सेक्शन है 83 एक्सटेंशन है अपना, वही सेटिस्फेक्शन वाले का ही। अरे इसमें क्या बोला है? कंपनी ने इन्फॉर्म नहीं किया, ठीक है ना भाई? कंपनी ने इन्फॉर्म नहीं किया तो बायर ने तो इन्फॉर्म किया, चार्ज होल्डर ने तो इन्फॉर्म किया, तो आरओसी तेरा ड्यूटी, चल रजिस्टर कर उसको सेटिस्फेक्शन को और सर्टिफिकेट इशू कर। कौन से फॉर्म में? CHG 5 में। कौन से फॉर्म में? CHG 5 में। तो सेक्शन 83 क्या कहता है? इंटीमे सॉरी, पावर ऑफ आरओसी टू रजिस्टर द सेटिस्फेक्शन इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन बाय कंपनी। इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन मतलब चार्ज होल्डर ने या फिर परचेजर ने इन्फॉर्म किया होगा। क्लियर हो गया? 83 वी हैव डन। 83 देखो, सो वी स्टार्टेड ऑफ विद सेक्शन 77, वो कंपनी का पावर था। 78 चार्ज होल्डर का, 79 मॉडिफिकेशन, 80 डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज, 81 आरओसी का पावर, आरओसी का रजिस्टर ऑफ चार्जेस, 82 सेटिस्फैक्शन, 83 पावर ऑफ आरओसी टू रजिस्टर सेटिस्फैक्शन। क्लियर इतना चीज? अब 84 85 दोनों इजी सेक्शन। ये देखो, अब ये कहता है इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और ऑफ मैनेजर। इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर, मैंने सुना नहीं। बैंक ने लोन दिया है कंपनी को, अगर बैंक का लोन रीपे नहीं होता है तो बैंक के पास क्या हक है बच्चों? बताओ, बैंक के पास क्या हक है? बैंक क्या करेगा? प्रॉपर्टी को सेल करेगा। एक सेकेंड, अब प्रॉपर्टी को सेल करेगा पर टाइम लगे प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। बैंक ने पैसा दिया, बैंक को थोड़ी इंटरेस्ट है तुम्हारी प्रॉपर्टी में, भले तुम्हारा बंगला हो, कोठी हो, जो भी हो। बैंक ने पैसा दिया, बैंक को पैसे से मतलब है। अब भैया प्रॉपर्टी मेरे को बताओ, क्या इमीडिएटली बिक सकती है क्या? बताना जरा, क्या प्रॉपर्टी इमीडिएटली बिक बिक सकती है? नहीं। और सब प्रॉपर्टी बेचने में टाइम लगेगा, तब तक कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव वे अपन कर सकते हैं। अच्छा, वो ऑल्टरनेटिव वे क्या होगा? बेच नहीं सकते, कुछ और तो कर सकते हैं प्रॉपर्टी के साथ हम लोग। वेरी गुड खुशी, पुट इट ऑन रेंट। बैंक थोड़ी झूठ मतलब गली गली मोहल्ले में ढूंढेगा, बोलेगा नहीं आ जाओ रेंट रेंट पीजी पीजी रेंट रेंट पीजी पीजी, नहीं। बैंक किसी को अपॉइंट करता है टू मैनेज द प्रॉपर्टी। ठीक है, प्लीज करेक्ट।
बैंक किसी को मैनेज कर अपॉइंट करते हैं प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, उस आदमी को हम प्यार से कहते हैं रिसीवर और मैनेजर। ठीक है, सो देखो, इफ अ पर्सन ऑब्टेन्स द ऑर्डर टू अपॉइंट द रिसीवर और मैनेजर ऑफ प्रॉपर्टी, और इफ द पर्सन अपॉइंट सच रिसीवर और मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी, देन ही शैल इन्फॉर्म, किसको, कंपनी को, क्योंकि कंपनी की प्रॉपर्टी है, टू द आरओसी, क्योंकि आरओसी ने चार्ज को रजिस्टर किया है, अबाउट सच अपॉइंटमेंट विद इन 30 days ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर और मेकिंग ऑफ द अपॉइंटमेंट। तो आपका क्या कर्तव्य है, आप जाके आरओसी को इन्फॉर्म कर दोगे 30 दिन के अंदर, जिस दिन आपने अपॉइंट किया। मेरा डाउट है, ये लिखा है ना ही शैल इन्फॉर्म, ये ही कौन हुआ? ही शैल इन्फॉर्म टू द कंपनी एंड टू आरओसी कि भी हमने रिसीवर को अपॉइंट किया, ये ही कौन हुआ? बैंक, चार्ज होल्डर, चार्ज होल्डर, ठीक है। अब इमेजिन करो हम लोग ने क्या किया, लकी को अपॉइंट किया, लकी को अपॉइंट किया अपन ने, तो लकी अपना रिसीवर हो गया। अब लकी का अपॉइंटमेंट कब खत्म होगा, बताओ ना मुझे, लकी का अपॉइंटमेंट कब खत्म होगा? सर, ऑन सेलिंग द प्रॉपर्टी, या लोन रीपे हो गया, बेसिकली भाई लोन, उनका काम था लोन रिकवर करवा के देना, लोन रिकवर हो गया, रीपे हो गया, जो भी हो गया, काम खत्म। सो एनी पर्सन अपॉइंटेड अबाव, मतलब लकी, अबाव ऑन सीजिंग टू होल्ड सच अपॉइंटमेंट, सीजिंग कब होगा, मतलब स्टॉप, स्टॉप कब होगा, जब लोन रीपे होगा, शैल गिव द नोटिस टू द आरओसी एंड कंपनी, भैया मेरा काम खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ऊपर वाले में किसने इन्फॉर्म किया, बैंक ने इन्फॉर्म किया, नीचे वाले में किसने अपॉइंट किया, लकी ने अपॉइंट किया। अब ये जो इन्फॉर्म करना आरओसी को, सर द नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट और सेसेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब जिस दिन अपॉइंटमेंट रुकी, शैल बी गिवन टू आरओसी इन फॉर्म नंबर CHG 6। कौन से फॉर्म में बच्चों, CHG 6 में, यू विल इन्फॉर्म CHG 6 में। क्लियर है इतना चीज? तो मेरे को बताओ ना, एक मेरे को डाउट आता है हमेशा यहाँ पर, अभी ये लकी ने बैंक को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? लिखा है कि आरओसी और कंपनी को आपने इन्फॉर्म कर दिया, बैंक को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? बताना जरा, बैंक को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? अरे सर, बैंक ने उसको अपॉइंट किया है, पैसा बैंक को आया, पैसा बैंक को तो आ गया, तभी तो उसका अपॉइंटमेंट रुका ना। तो बैंक को तो ये बात पता है ना कि वो जाने वाला है अभी, तो क्या उसको इन्फॉर्म करने का, समझा आपको, क्योंकि बैंक को तो पैसा मिल चुका होगा ना, एंड उसका अपॉइंटमेंट कब रुकता है, जब पैसा मिला होगा, तो बैंक को तो पता है ना मेरे को पैसा मिल गया, उसका अपॉइंटमेंट रुक गया, तो क्यों इन्फॉर्म करने का फिर? फॉर्म नंबर क्या है, CHG 6, CHG 6। ठीक है, कादम्बरी आपको समझ में आ रहा है, रूपाली आप भी आंसर नहीं कर रहे हो आज, रूपाली एंड कादम्बरी, प्लीज आंसर इन द क्लास। हाँ जी, समझ आ रहा है आपको, कादम्बरी, छवि, छवि आपने भी आज आंसर बहुत कम की है। हम्म, तो सेक्शन नंबर कौन सा था ये, 84। अब 85, अगेन एकदम फालतू सेक्शन, हाँ टाइम पास, क्या कहता है, कंपनीज रजिस्टर ऑफ चार्जेस, जैसे वो आरओसी का रजिस्टर था 81 में, 85 में कंपनी रजिस्टर ऑफ चार्ज, एवरी कंपनी शैल कीप एट इट्स रजिस्टर ऑफिस और रजिस्टर ऑफ चार्जेस इन फॉर्म नंबर CHG 7। अभी वो रिसीवर वाला 6 था, ये 7 आ गया आपका, विच शैल इंक्लूड सच पर्टिकुलर्स एज मे प्रिस्क्राइब। ठीक है, अपने ऑफिस में एक रजिस्टर को रखने का। अ कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द चार्ज शैल ऑल्सो बी केप्ट एट द रजिस्टर ऑफिस अलॉन्ग विद द रजिस्टर ऑफ चार्जेस। सर इंस्ट्रूमेंट मतलब वो लोन का अग्रीमेंट, वो भी रखने का, वो बुक भी रखने का, लोन अग्रीमेंट भी रखने का। द रजिस्टर ऑफ चार्जेस एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्जेस शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। आप जाके देख सकते हो ड्यूरिंग कितने बजे, बिजनेस आवर्स। बाबू बिजनेस आवर्स क्या होते हैं अपने, बिजनेस आवर्स क्या होते हैं? कर्नल गलत है आपका, वेरी गुड कादम्बरी, 9 AM टू 6 PM। क्या होता है बच्चों, स्पेसिफिकली बोलने का खुशी है, 9 AM टू 6 PM होते हैं। 6 बजे के बाद क्या है, वो थक गए ना लोग, कितने लोग देख के गए, तो 6 बजे तक ही देख सकते हो आप। सर हम लोग मेंबर है, हम लोग क्रेडिटर है, विदाउट एनी फीस, कोई फीस फीस नहीं है, कोई फीस नहीं है, बिंदा जाके देखो, अपन मेंबर है, अपन क्रेडिटर है। ए मेरा दोस्त है, उसको देखने का है, सर फीस लगेगा, कितना फीस, एज मे बी प्रिस्क्राइब ऑन बाय एनी द पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब। आप मेंबर हो क्योंकि आपकी कंपनी है, क्रिएटर ने तो पैसा दिया है उसके पर, तो जाके देखो, वो रजिस्टर देख सकता है बिना पैसे के। और कोई बाहर वाले को अगर देखना है तो पैसा लगेगा ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्या आपको सेक्शन 85 समझा, कंपनी रजिस्टर ऑफ चार्जेस?
इजी। फॉर्म नंबर CHG 7। नाउ पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन है बच्चा सेक्शन 86। पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन है सेक्शन 86। देखो मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, सुन लो खाली। 77 कंपनी का ड्यूटी है रजिस्टर करने का, 78 चार्ज होल्डर का, 79 मॉडिफिकेशन, 80 मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, 81 नो 80 वाज सैटिस्फैक्शन ना, ये मैं भूल गया वापस यार। 80 was date of notice of charge, my mistake। 80 was date of notice of charge। 81 ROC का रजिस्टर, 82 satisfaction of charge, 82 satisfaction of charge, 83 power of ROC। फिर हमने किया 84 was receiver manager वाला, 85 कंपनी का ड्यूटी टू मेंटेन दैट रजिस्टर ऑफ चार्जेस, कंपनीज रजिस्टर ऑफ चार्जेस। अब हम क्या कर रहे हैं बाबू, दो लास्ट सेक्शन 86 एंड 87। 86 होती है पेनल्टी, 87 होता है रेक्टिफिकेशन, ठीक है। सर पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रवेंशन सेक्शन नंबर क्या है, 86। इफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर इज कॉन्ट्रावेंट, बाबू कंपनी का पेनल्टी कितना है, फ्लैट 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 5 लाख, ऑफिसर 50,000, कंपनी 5 लाख, ऑफिसर 50,000, कंपनी 5 लाख, ऑफिसर 50,000, कंपनी 5 लाख, ऑफिसर 50,000। इफ एनी पर्सन फर्निशेस फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, इफ एनी पर्सन फर्निशेस क्या बाबू, फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मतलब झूठा बोला, खोटो बोलो, फ्रॉड किया, चीटिंग किया। तुमको पता है कंपनीज एक्ट में फ्रॉड का एक सेक्शन है, कंपनीज एक्ट का फ्रॉड का एक सेक्शन है। If any person furnishes any false or incorrect information with respect to registration of charge shall be liable under section 447, shall be liable under section 447, 447। वापस मैं बोलता हूँ, if any provision of this chapter is contravened, then company will be liable for 5 lakhs, officer will be liable for 50,000। If any person furnishes false or incorrect information, then you are liable for 447। तीन लाइन ही है, तीन लाइन ही है। 5,50,000 447, कंपनी 5 लाख, ऑफिसर 50,000, 447 फ्रॉड के लिए, ठीक है। सेक्शन नंबर क्या है, 86। 87 रेक्टिफिकेशन ऑफ चार्ज। आप ध्यान से सुनना, सेक्शन 76 से लेके 86 जो मैंने आपको करवाया, पूरे हर सेक्शन में जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो कौन है। अब वो सबसे बड़ी जो अथॉरिटी है वो कौन है, ROC। खाली 87 में जो अथॉरिटी है ना, 87 में वो CG है। MCQ में आ सकता है। द CG ऑन एप्लीकेशन फाइल्ड इन फॉर्म नंबर CHG 8, एक ही फॉर्म बचा था अपना 8 वाला। द CG on application filed in form number CHG 8, the CG on application filed in form number CHG 8 will direct rectification of omission or misstatement of any particular with regards to creation, modification, satisfaction of charge। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ मिस हो गया मुझसे सर, ओमिट हो गया, या कुछ डेटा मैंने गलत दे दिया, कंपनी को ऑफिस गलत डाल दिया, ईमेल आईडी गलत डाल दिया, तो मेरे को जो डेटा गया है आरओसी के पास वो तो गलत गया है, तो मैं किसके पास जाऊंगा, सीजे के पास जाऊंगा, CHG 8 लेके। सीजे मुझे ताकत देगा कि भैया आप चलो ठीक है मॉडिफाई कर दीजिए, सब मतलब रेक्टिफाई कर दीजिए। तो रेक्टिफिकेशन की ताकत किसके पास है, सीजे के पास है। किसके पास है, सीजे के पास है। किसके पास है बच्चों, सीजे के पास है। नाउ डायरेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एक्सटेंशन फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज बियॉन्ड 300 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच पेमेंट। तुमको है सेटिस्फेक्शन मैंने आपको सिखाया था, वहां पर 30 दिन था, बराबर। अब एक्सटेंशन टाइम में 300 दिन था, एक्सटेंशन 300 दिन था ना भाई। तुमने 30 दिन में भी इन्फॉर्म नहीं किया, तुमने 300 दिन में भी इन्फॉर्म नहीं किया, तुमने 30 दिन में भी इन्फॉर्म नहीं किया, तुमने 300 दिन में भी इन्फॉर्म नहीं किया, शिट। कोई गलती नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। तुमको 300 दिन से भी ज्यादा एक्सटेंशन चाहिए, तुम किसके पास जाओगे, सीजे के पास जाओगे। किसके पास जाओगे, सीजे के पास। कौन से फॉर्म में, CHG 8। सी लोन का अग्रीमेंट खत्म हो गया ना, लोन रीपे हो गया, प्रॉपर्टी रिलीज हो गया, खाली अपने आरओसी को इन्फॉर्म नहीं किया है खाली बस, ठीक है, कोई गुनाह नहीं है। तो आप एक्सटेंशन ले लो सर। एक्सटेंशन के लिए किसके पास जाएंगे अपन, सीजे के पास जाएंगे, फॉर्म नंबर CHG 8 में। कौन से फॉर्म में जाएंगे, CHG 8 में। हम जो गाइस,
सो अगर आपने क्रिएशन मॉडिफिकेशन सेटिस्फेक्शन में कोई गड़बड़ की है, CHG 8। 300 दिन के ऊपर एक्सटेंशन चाहिए तो भी CHG 8 है। एक्सटेंशन मतलब रेक्टिफिकेशन कौन करेगा बच्चों? CG करेगा। बाकी पूरे 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 चैप्टर में ROC है, खाली 87 सेक्शन में क्या है? CG है। 87 में खाली क्या है? CG है। अब ध्यान से देखना, सारे फॉर्म यहाँ लाइन से लिखे हैं, मैं एक बार फटाफट रिकॉल करवाता हूँ। सर 1, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। 2, ROC अपने को क्या देगा? सर्टिफिकेट देगा। अपन मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई किए 3 में, सर्टिफिकेट किस में आएगा? सॉरी, अपन अप्लाई किए 1 में, सर्टिफिकेट किस में आएगा? 3 में आएगा। 4, एप्लीकेशन फॉर सेटिस्फैक्शन, सर्टिफिकेट किस में आएगा? 5 में आएगा, 5 में। अच्छा, अपॉइंटमेंट या सेसेशन ऑफ अपॉइंटमेंट रिसीवर का CHG 6 में। अच्छा, कंपनी को जो रजिस्टर मेंटेन करना है CHG 7 है। अच्छा, रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन की अपन ने CG को किस में? CHG 8 में। फिर से कहा था रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज फॉर डिबेंचर्स क्या है? CHG 9। CHG 9, 1 to 9। कोई भी फॉर्म आपको MCQ में आ सकता है, कोई भी सेक्शन आपको आ सकता है, कोई भी डेज आ सकते हैं। 30 डेज रजिस्ट्रेशन है, एक्सटेंशन 30 डेज है, 60 डेज है। फीस, एडिशनल फीस, एड वैलोरम फीस। सेटिस्फैक्शन का नॉर्मल टाइम लिमिट 30 डेज है। एक्सटेंशन 300 दिन है, 300 दिन है, 300 दिन। ROC दोनों बाहर में। ROC को अगर कंपनी को नोटिस देना है, ROC को अगर बैंक को नोटिस देना है, दोनों डेज में कितना डेज है? दोनों सिचुएशन में बहुत शानदार, वहां पर 14 डेज है। कितना डेज है? 14 डेज। खत्म हो गया चैप्टर। हर एक सेक्शन कराया है, हर एक सेक्शन समझाया है, अच्छे से समझाया है। याद भी आई थिंक ऑलमोस्ट हो गया होगा आपको। समझ आया आप सबको? होल्ड ऑन, अभी अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं अपनी बुक से। देखो पहला, द कंपनीज इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग अ चार्ज और मॉडिफिकेशन शैल बी प्रिजर्व फॉर हाउ मेनी ईयर्स। जनरली कंपनीज एक्ट में कोई भी बुक्स जो होती है ना, जो मेंटेन करनी होती है, कितने साल तक मेंटेन करना है अपने को? कितने साल तक मेंटेन करना है? 8 years। सी, आंसर 2 फॉर मी। टू का इज ए। परफेक्ट। आंसर 3। बी। फोर्थ इंपॉर्टेंट है, तुमको आना चाहिए। छवि आप आंसर नहीं कर रहे हो। विवेक, आप भी आंसर नहीं कर रहे हो, प्लीज आंसर करो यार। रॉन्ग तो रॉन्ग चलेगा। बी। 5। एनी इंटरेस्ट और लीन क्रिएट प्रॉब्लम हिला हिला। फिफ्थ का बी, वेरी गुड। सिक्स्थ। सिक्स का इज सी। चेक कर ले आंसर। व्हाट टीचिंग? क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है? भाई और बहनों, इजी है, इजी है। ठीक है। सो एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बाकी आपके एक क्वेश्चन होमवर्क होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। मिस्टर अंतरिक्ष entered into an agreement for purchasing a commercial property in Delhi belonging to NRT Limited. At the time of registration, Mr. Antriksh comes to know that the title deed of the company is not free, and the company expresses its inability to get the title deed transfer in the name of Mr. Antriksh, saying that he ought to have had the knowledge of charge created on the property of the company. Explain with the help of notice of charge whether the contention of NRT is correct. बताओ क्या NRT सही है? वो कह रही है कि तुमको नॉलेज है चार्ज का जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ था प्रॉपर्टी में। ही हॉट टू हैव हैड द नॉलेज क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। तुम्हारे को नॉलेज है? हाँ सर, कंपनी सही है, क्योंकि परचेजर को नॉलेज कब से होता है बच्चों? परचेजर को नॉलेज कब से होता है? फ्रॉम द डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन, फ्रॉम डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। सेक्शन नंबर, सेक्शन नंबर 80, ठीक है। सो कंटेंशन ऑफ कंपनी इज करेक्ट, हो गया, इजी। आंसर फर्स्ट। कोई तो रॉन्ग ही बोला। कब से होएगा भाई? फ्रॉम द डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। भाई साहब, सेकंड कितना बड़ा है? आंसर करो। सेकंड। लोग कह रहे हैं डी। दीदी, द क्वेश्चन इज सो एज टू अवॉइड पेइंग एड वैलोरम फीस। हमको एड वैलोरम फीस नहीं देनी है। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो 30 दिन प्लस 30 दिन 60 दिन मतलब 2 महीना। सर 16 फेब है, फेब से मार्च, मार्च से अप्रैल, तो अप्रैल की डेट होनी चाहिए। 16 फेब के आसपास की, 16 अप्रैल के आसपास की डेट। तो क्या आएगा? 2 का इज बी, 2 का इज बी। लकी बी होएगा ना बाबू। अरे भाई 60 दिन होता है ना, तो मोटा मोटी 2 महीना। तो 16 फेब है, तो 16 फेब से 16 मार्च, 16 मार्च से मतलब 16 अप्रैल, तो 16 अप्रैल के आसपास की डेट देखने का। 17 अप्रैल दिए तो वही हो गया। जब आप तुम स्पेसिफिक डेज कैलकुलेट करोगे एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो आपको ऐसा आंसर वैसे आएगा। अब मेरे को अगर टाइम बचाना है, 27 अप्रैल तो बहुत दूर हो गया, 10 दिन का गैप हो गया, ये क्यों पकड़ने का फिर? चलो थोड़ा आप लोग को आता है। सी, ये कर चुके, सेम क्वेश्चन है। फोर्थ भी अपनी बुक में कवर था, फोर्थ भी अपनी बुक में कवर था। बी। फाइव, हु कैन नॉट इंस्पेक्ट द रजिस्टर ऑफ चार्जेस ड्यूरिंग बिजनेस विदाउट पेमेंट ऑफ फीस। देखो, मेंबर क्रिएटर आपको फीस नहीं चाहिए, पर बाहर वाले को तो पैसा देना पड़ेगा। सो पर्सन अदर देन मेंबर क्रिएटर, तो 5 का इज सी, राइट है। चेक कर ले। बी, बी, सी, बी, सी। क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है? भाई साहब अपना बुक करवा दिया तुमको, मॉडल के क्वेश्चंस करा दिया आपको, हो गया चैप्टर खत्म। कैसा लगा? लगा कैसा? इजी एकदम। सो चार्जेस मान लीजिए 4 से 6 मार्क की वेटेज कैरी करेगा। तो आपका जो होमवर्क होगा, अपनी बुक के क्वेश्चंस करने हैं आपको खाली। कोई भी क्वेश्चन में डाउट आएगा, आप मुझसे कल की क्लास में पूछोगे।
क्लियर है? ओके, चलो। सो आज का आपका टारगेट है चार्ज वाला चैप्टर, बी एट पार विद मी, डिले नहीं करना है। तभी आप लंच वंच कर लोगे, थोड़ा आराम कर लीजिए, 4 बजे बैठ जाइए, जो भी कॉन्सेप्ट सिखाए 10 सेक्शन उसको रिवाइज कीजिए, मॉडल के अपने क्वेश्चंस कीजिए, बुक के क्वेश्चंस कीजिए, चैप्टर फ्री, खत्म, समाप्त, झाला, थैंक यू, पतेगी, ओवर। दिमाग नहीं लगाने का अपने को। क्लियर है? चलो। सो वी मीट टुमारो गाइस, प्लीज बी एट पार विद मी। वी मीट टुमारो। ओके, बाय। एम फॉर अ रैंक और 70 प्लस विच एवर इज अर्लियर। बाय गाइस, टेक केयर। कोई डाउट हो तो मुझे आप कल पूछ लीजिएगा। बाय।